हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सिंप्लीफाइड। कल हम लोगों ने क्लास 1 किया था मैपिंग सीरीज़ का। आज हम लोग क्लास 2 करेंगे जिसमें कि हम लोग साउथ अमेरिका को डिस्कस करेंगे। तो वो मेजरली आज हम लोगों को साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप डिस्कस करना है। तो देखते हैं जितना भी पॉलिटिकल मैप हो जाएगा या फिर टाइम अगर बचेगा तो हम लोग फिजिकल मैप भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 1 में हम लोग इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड कवर कर चुके हैं, हम लोग इम्पॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड को भी कवर कर चुके हैं, यानी कि अक्षांश और देशांतर दोनों को हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ओशंस देखे थे, ओशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके अलावा हम लोगों ने कॉन्टिनेंट देखा था, बट कॉन्टिनेंट में हम लोगों ने इन डेप्थ कोई भी चीज नहीं देखी थी। कॉन्टिनेंट की जस्ट हम लोगों ने लोकेशन को देखा था, वेरियस लोकेशंस वी हैव स्टडीड। ठीक, तो ये चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी। अब आज हम लोगों को डिस्कस करना है रिगार्डिंग साउथ अमेरिका। बट उससे पहले हम लोगों को एक चीज और डिस्कस करनी है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन था रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन गल्फ, बे एंड बाइट। ठीक है, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। गल्फ, बे एंड बाइट, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आप लोगों ने खुद से भी सर्च किया होगा, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। तो गल्फ क्या होता है? गल्फ इज अ लार्ज इनलेट ऑफ सी। ठीक, बट ये जो लार्ज इनलेट ऑफ वाटर होता है, यहां पर जो माउथ होता है, द माउथ इज नैरो। ठीक, एंड द इंटीरियर इज इंक्लोज्ड। एंड द इंटीरियर इज इंक्लोज्ड। जबकि बे में क्या होता है? बे में आप देखेंगे कि जो हमारा इनलेट है वो क्या है? इट इज वेरी ब्रॉड। गल्फ में क्या था? इट वॉज वेरी नैरो, बट बे में क्या होगा? वो काफी ब्रॉड होगा। फॉर एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल काफी ब्रॉड है वहां पर इनलेट, जैसे कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी हेयर, कल की क्लास का है ये पीपीटी। हम लोग यहां पर देखते हैं एक बार। आप यहां पर देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल का ये जो माउथ है पूरा का पूरा, इट इज वेरी ब्रॉड। और दूसरी तरफ अगर हम लोग गल्फ का एग्जांपल देखते हैं तो सबसे अच्छा गल्फ का एग्जांपल है गल्फ ऑफ मैक्सिको। दिस वन यहां पर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग गल्फ ऑफ मैक्सिको को देखते हैं, ये वाला, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो माउथ है वो बहुत ही सकरा है, इट इज वेरी नैरो। तो गल्फ और बे के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? वो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच में है कि गल्फ का जो माउथ होगा वो बहुत ही नैरो होता है, और गल्फ ज्यादातर हर तरफ से आप देखेंगे इट इज सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंटल लैंड मास। तो आपको हर चारों तरफ जो है लैंड देखने को मिलेगा, और उसका जो माउथ होगा वो बहुत ही सकरा होगा, नैरो होगा। जबकि बे को आप जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, इंडियन ओशन का जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था यहां पर, ठीक, लैंड मास इज प्रेजेंट बट द माउथ इज वेरी ब्रॉड, माउथ इज वेरी ब्रॉड। अब हम लोग तीसरे पर आते हैं। तीसरा हमारा क्या था? द थर्ड वन वॉज बाइट। सो व्हाट इज बाइट? बाइट में क्या होता है? इट इज वेरी ब्रॉड, वेरी ब्रॉड। तो अगर हम लोग देखेंगे गल्फ नैरो होता है, फिर बे उससे ब्रॉड होता है, बाइट जो होता है वो उससे भी ज्यादा ब्रॉड ओपनिंग होगी, वेरी ब्रॉड ओपनिंग। ठीक, इनक्लोज्ड 10 गल्फ एंड बे। तो गल्फ और बे से ये कम एंक्लोज्ड होता है, ऐसा भी बोला जा सकता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। आपको यहां पे दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ओपनिंग है इसकी वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है? और ये सिर्फ और सिर्फ आप यहां ऊपर की तरफ देख सकते हैं लैंडमास से घिरा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तीनों में जो मेन डिफरेंस है इट इज ड्यू टू द नैरोनेस और ब्रॉडनेस ऑफ द ओपनिंग टुवर्ड्स द सी। ठीक, तो गल्फ में सबसे नैरो होगा, बे में ब्रॉड होगा, बाइट में सबसे ब्रॉड होता है। एग्जांपल्स आप हमेशा याद रखिएगा। गल्फ का एग्जांपल क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको,
तो अगर आप मैप देख रहे हैं ना, अगर आपको याद आ गया लोकेशन, तो आपको खुद ही तीनों के बीच का डिफरेंस भी याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन तीनों के बीच का डिफरेंस हो गया। अब हम लोग अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं, और हम लोगों ने जो भी चीज़ें कल पढ़ी थी आप उसको प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। आई होप आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द साउथ अमेरिका फर्स्ट। साउथ अमेरिका फर्स्ट, आज हम लोग को साउथ अमेरिका करना है। ओके, सो इन द साउथ अमेरिका सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं साउथ अमेरिका को देखने के बाद कि इसका जो शेप है, द शेप इज ट्राइंगुलर? यस, आई कैन से दैट, राइट? आई कैन से दैट कि द शेप इज ट्राइंगुलर, एक ट्राइंगल के जैसा जैसा शेप है इसका। ठीक, तो ये बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका की रेंज क्या है? द रेंज ऑफ साउथ अमेरिका इज 12 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 55 डिग्री साउथ तक है। यानी कि इसका जो नदर्न पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप नदर्न पार्ट देख रहे हैं, इट इज 12 डिग्री नॉर्थ, और जो आप इसका सदर्न पार्ट देख रहे हैं, इट इज अराउंड 55 डिग्री साउथ। ठीक है, अगर ये 12 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 55 डिग्री साउथ तक जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि इक्वेटर 0 डिग्री से होकर के जा रही होगी, साथ ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और साथ ही मकर रेखा, ये दोनों ही होकर के जा रही होंगी साउथ अमेरिका से। किससे होकर के जा रही होंगी? साउथ अमेरिका से। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मकर रेखा जो है वो लगभग साउथ अमेरिका को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, या आप बोल सकते हैं कि इट डिवाइड्स साउथ अमेरिका इनटू हाफ्स। आप देख सकते हैं लगभग बीच में से मकर रेखा होकर के जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो लगभग बीच में से होकर के जा रही है। तो ये साउथ अमेरिका को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो कुछ इस तरीके से जाता है, यूके से होकर के जा रहा है, फ्रांस से होकर के जा रहा है, स्पेन से होकर के जा रहा है, फिर अफ्रीकन कंट्रीज से होकर के जाता है। तो कुछ इस तरीके से जा रहा है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके प्राइम मेरिडियन के जो वेस्ट वाला हिस्सा है, इट इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और इसके जो इधर वाला हिस्सा है, इट इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर? करेक्ट। अब हमारा साउथ अमेरिका कहां पर आ रहा है? साउथ अमेरिका इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाता है, पूछा जाता है साउथ अमेरिका किसका पार्ट है, साउथ अमेरिका किसका पार्ट होगा? वेस्टर्न हेमिस्फेयर का। ओके, इसी तरीके से हमारी जो 0 डिग्री लाइन होती है, 0 डिग्री के जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और 0 डिग्री से जो हमारा साउथ वाला पार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। करेक्ट। अब साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। आप ये वाला हिस्सा देख रहे होंगे साउथ अमेरिका का, वो नॉर्थ में है, बाकी आप जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे होंगे ये कहां पर है? ये सदर्न हेमिस्फीयर में। तो साउथ अमेरिका नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है, बट साउथ अमेरिका सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्थ में भी आपको मिल जाएगा, साउथ में मिल जाएगा, और आपको कहां मिलेगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। इट इज नॉट पार्ट ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि लोकेशन क्या है साउथ अमेरिका की। ठीक, ओके। नाउ साउथ अमेरिका हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि जो हमारे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। करेक्ट। और साउथ अमेरिका कितने नंबर पे था? इट वाज फोर्थ लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि साउथ अमेरिका जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग साउथ अमेरिका की और बात करते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका के अगर हम लोग नॉर्थ की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका के नॉर्थ में हमें क्या देखने को मिलेगा? नॉर्थ में वी विल सी कैरिबियन सी। आपको यहां पे लिखा दिखाई दे रहा होगा कैरिबियन सी, दिस इज कैरिबियन सी। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के नॉर्थ में हमें क्या दिखाई देगा? कैरिबियन सी दिखाई देगा।
साउथ अमेरिका के अगर हम लोग ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन, यानी कि कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि साउथ अमेरिका के ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन। ठीक है, साउथ अमेरिका के वेस्ट की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर क्या है, पैसिफिक ओशन, यहां पर क्या है, पैसिफिक ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके साउथ की बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, सदर्न ओशन। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वही सारे ओशंस हैं, तो हम लोगों ने आसपास की बाउंड्री भी देख ली। ठीक है, अब साउथ अमेरिका जो है इट इज पार्ट ऑफ, अगर हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका इज पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो कहां से कहां तक है, वो ये पूरा जो आप हिस्सा देख रहे हैं, दिस वन, ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका जो है इट इज पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन प्लेट। साथ में साउथ अमेरिकन प्लेट में ओशन भी है, यानी कि हम अगर यहां पर देखेंगे ये पूरा जो पार्ट है अटलांटिक ओशन का, जो कि मिड ओशनिक रिजेस से, यहां पर क्या है आगे, मिड ओशनिक रिजेस, जो मिड ओशनिक रिजेस से अलग हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, तो साउथ अमेरिकन प्लेट हैज साउथ अमेरिका प्लस, प्लस क्या होगा, ओशन, कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन। ठीक, इसका भी कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट अटलांटिक ओशन का साउथ अमेरिकन प्लेट पे है, जो कि मिड ओशनिक रिजेस से अलग हो रहा है, मिड ओशनिक रिजेस। प्लीज गो एंड रिवाइज मिड ओशनिक रिजेस क्या होती हैं, एमओआर क्या होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसी से रिलेटेड, प्लेट टेक्टोनिक से ही रिलेटेड। साउथ अमेरिकन प्लेट में हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहां पर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका वी हैव एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन। ठीक है, अब ये जो एंडीज माउंटेन है ये क्यों बन रहे हैं, ये बन रहे हैं बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस, दीज आर मेड बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट। कौन सा कन्वर्जेंस यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस, करेक्ट। तो कॉन्टिनेंट कौन सा है, साउथ अमेरिका वाला, ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट हो गया। फिर अगर हम लोग ओशन की बात करेंगे तो ओशन वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये पैसिफिक। अब यहां पर क्या हो रहा है, द पैसिफिक प्लेट, मैं एक मैप बना देता हूं, सॉरी डायग्राम बना देता हूं यहां पर, लाइक दिस, बोथ आर कन्वर्जिंग, कोलाइडिंग। ये है हमारी पैसिफिक प्लेट और ये है हमारा साउथ अमेरिका, करेक्ट। और जब ये दोनों कन्वर्ज होते हैं, कन्वर्ज होने के बाद क्या बनेगा, कन्वर्ज होने के बाद हमारा बनता है यहां पर माउंटेन। और ये माउंटेन कौन सा है, इस माउंटेन का क्या नाम है, इसका नाम हो गया एंडीज, करेक्ट। तो एंडीज माउंटेन कैसे बन रहे हैं, यहां जो भी हम ये एंडीज माउंटेन्स देख रहे हैं, ये जो हम लोगों ने अभी देखा ये वाला पार्ट जो है, जो एंडीज माउंटेन वाला पार्ट है, ये क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जेंस की वजह से ट्रेंचेस भी बनते हैं, करेक्ट। और ओशन कॉन्टिनेंट, ओशन ओशन कन्वर्जेंस की वजह से ट्रेंचेस बनते हैं, कल ये चीज हम लोगों ने देखी थी। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, दिस इज ओशन, दिस इज कॉन्टिनेंट, तो यहां पर हमें इस वाले पार्ट में ट्रेंच भी देखने को मिलेगी। तो हाँ, यहां पर ट्रेंच भी बनती है और ट्रेंच भी मौजूद होती है, बट ट्रेंचेस कहाँ होंगी, कॉन्टिनेंटल साइड पे नहीं होती, वो ओशन में आपको नीचे की तरफ होती है। ठीक है, और वो ही डीपेस्ट पॉइंट होते हैं ओशन का, तो यहां पर भी हमें ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं। तो अगर ये चीज प्लेट टेक्टोनिक्स से हम लोग समझते हैं तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि एंडीज का लोकेशन वहीं पर क्यों है। आपको याद होगा, आई थिंक 2021 में यूपीएससी ने बहुत अच्छा मीन्स में इस पे क्वेश्चन भी पूछा था कि जो लोकेशन है माउंटेन्स की वो एग्जैक्टली वहीं पर क्यों है और उसका क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि वहां पर ही लोकेशन क्यों है, तो आप आसानी से उसको आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, आई विल बी आंसरिंग दैट। ठीक है, अब पॉलिटिकल मैप में हम लोग एक बार सारी कंट्रीज़ को देख लेंगे साउथ अमेरिका की,
और उन कंट्रीज़ के हम लोग जो है पहले कंट्रीज़ को देखेंगे, फिर कंट्रीज़ के कैपिटल को देखेंगे, साथ में ही जो और भी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ होंगी जिस पर कि आयोग ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर वो इम्पॉर्टेंट है, तो उन सारी सिटीज़ को भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सूरीनाम से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हर एक कंट्री को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सूरीनाम को देखते हैं। सूरीनाम, जैसे कि आप इसका लोकेशन देख रहे होंगे, सूरीनाम इज लोकेटेड बिटवीन गयाना एंड फ्रेंच गुयाना। ठीक है, गुयाना एंड फ्रेंच गुयाना के बीच में लोकेटेड है सूरीनाम, करेक्ट। फिर उसके बाद आप देखेंगे सूरीनाम की कैपिटल जो है वो क्या है, पारामारिबो। व्हाट इज द कैपिटल, पारामारिबो, करेक्ट। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुयाना। गुयाना इज लोकेटेड बिटवीन वेनेजुएला एंड सूरीनाम, और यहां पर आपको कौन सा सी दिखाई देगा, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुयाना, कैपिटल ऑफ गुयाना इज जॉर्ज टाउन। क्या है, जॉर्ज टाउन। ठीक, गुयाना अभी कुछ दिन पहले न्यूज में भी था बिकॉज ऑफ एस्कीबो रीजन। ये जो मैंने अभी शेड किया है, हाईलाइट किया है, दिस इज एस्कीबो रीजन, एस्कीबो, एस्कीबो रीजन। ठीक, क्यों एस्कीबो रीजन फेमस है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑयल। यहाँ पर ऑयल की खोज हुई थी और उसके बाद लास्ट ईयर वेनेजुएला ने बोला था कि एस्कीबो रीजन जो है वो हमारा पार्ट है और उसको गुयाना को वापस से वेनेजुएला को दे देना चाहिए। तो बेसिकली ये वेनेजुएला एक तरीके से उस पर ऑयल पर वहाँ जो मिला है एस्कीबो रीजन पर, उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग वेनेजुएला की तरफ। वेनेजुएला जो है इसका कैपिटल क्या है, कराकास। ठीक, कराकास। द अदर इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ वेनेजुएला इज माराकाइबो। आप यहाँ पे लोकेट कर पा रहे होंगे, ये जो आपको लेक दिखाई दे रही है, दिस इज ऑल्सो लेक माराकाइबो, दिस इज लेक माराकाइबो, और इसी के ही टिप पर लोकेटेड है माराकाइबो सिटी। माराकाइबो इज इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ ऑयल पोर्ट, ऑयल पोर्ट। ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, माराकाइबो इज इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ ऑयल पोर्ट। ठीक, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोलंबिया को। कोलंबिया, ठीक, कोलंबिया की कैपिटल क्या है, बोगोटा। बोगोटा इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया में एक शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेदीन एंड काली। ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द ड्रग ट्रेड। पहले यहाँ पे मतलब ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते थे, आपने शायद नेटफ्लिक्स में देखा होगा। ठीक है, देयर वाज अ शो अबाउट पाब्लो एस्कोबार, नार्कोज के नाम से। तो नार्कोज में आपने इसका नाम सुना होगा, दे आर रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ पाब्लो एस्कोबार। ठीक, मदीन कार्टेल, काली कार्टेल, तो ये वहीं से ही है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अब इक्वाडोर को। इक्वाडोर, द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर इज क्विटो। क्विटो इज द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर, करेक्ट। अच्छा, इक्वाडोर से पहले कोलंबिया की एक और खास बात देख लेते हैं। कोलंबिया एक ऐसी कंट्री है जिसका कोस्ट आप देख सकते हैं वो अटलांटिक ओशन पे भी है। यहाँ पर क्या है, हियर वी हैव अटलांटिक ओशन, और यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, पैसिफिक। तो कोलंबिया एक ऐसी कंट्री है जिसका कोस्ट अटलांटिक ओशन में भी है और पैसिफिक ओशन में भी है, तो इसलिए कोलंबिया इंपॉर्टेंट है। ठीक, इक्वाडोर हमने कर ही लिया। इक्वाडोर में एक और खास बात हम लोग देखते हैं, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे गैलापागोस आइलैंड इक्वाडोर से कुछ दूरी पर ही है। और ये क्यों फेमस है, ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर ही जब चार्ल्स डार्विन आए थे, डार्विन ने स्टडी किया था यहाँ पर पाई जाने वाली बर्ड्स के बारे में, और बर्ड्स की जो बीक होती है, उनकी जो चोंच होती है, उनकी लंबाई को जब उन्होंने स्टडी किया था, तब उसके बाद he was able to give the theory of natural selection, theory of natural selection। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। HMS बीगल शिप का नाम था जिससे वो आए थे यूके से, गैलापागोस आइलैंड पर उन्होंने ये खोज की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंट्री की तरफ आते हैं, एंड दैट कंट्री इज पेरू। कैपिटल ऑफ पेरू इज लीमा। कैपिटल क्या है इसकी, लीमा, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेरू के बाद हम लोग नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, बोलीविया। ठीक है,
बोलीविया की कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ बोलीविया इज लापाज एंड सुक्रे। दो कैपिटल है इसकी। दो कैपिटल कैसे? लापाज जो है इट इज गवर्नमेंटल, इट इज पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंटल सीट, it is political and governmental seat. सुक्रे इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सीट, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल आप बोल सकते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल। तो आपको ये दोनों चीज़ों को याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल एंड ला पास इज पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंटल सीट या पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंटल कैपिटल, ठीक। ला पास इज ऑल्सो द हाइएस्ट कैपिटल। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखते जाने हैं साथ में। तो ला पास इज हाईएस्ट कैपिटल, हाईएस्ट मतलब ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित जो कैपिटल है वो कौन सा है? वो है ला पास, बोलीविया का, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चिली। तो आप जो यहाँ पर ये जो कंट्री देख रहे हैं इन द पिंक शेड, तो ये कौन सी कंट्री है? चिली है। चिली, इसका नाम चिली इस वजह से बिकॉज इट इज़ इन द शेप ऑफ चिली, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज चिली। Okay, what is the capital of Chile? The capital of Chile is this one, Santiago. दिखाई दे रहा है आपको? Santiago. The capital of Chile is Santiago. Okay. अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन, आप यहाँ आइए, अरिका आपको दिखाई दे रहा है, ARICA, अरिका। अरिका इज फेमस फॉर बीइंग ड्राइएस्ट प्लेस, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, and it is part of Atacama Desert. Atacama Desert, आपको पता ही होगा कि अटाकामा डेजर्ट ड्राइएस्ट है, और उसमें भी ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है? अरिका, लोकेटेड इन चिली, ठीक। ओके, आगे आते हैं। देयर इज वन सिटी नेम्ड वल्पराइजो। वल्पराइजो जो आपको सेंटियागो के ठीक पास में ही दिखाई देगा। वल्पराइजो इज अ पोर्ट सिटी, ठीक है, इट इज अ पोर्ट city and it is famous for wines. So it is a port city and it is also famous for wines. Correct? ये भी क्वेश्चन कई बार मैच द फॉलोइंग में आया है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, अरिका के ठीक नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा इक्विक, सिटी ऑफ इक्विक। Why Iquique is famous? Iquique is famous because it is rich in copper. यहाँ पे कॉपर बहुत मिलता है, रिच इन कॉपर, जिसको आपको याद रखना है, रिच इन कॉपर, ठीक। ओके, और एक आध सिटीज को देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटोफगास्टा। एंटोफगास्टा इज फेमस फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये पोर्ट सिटी भी है, आप देख ही पा रहे होंगे पोर्ट पे, एंड इट इज ऑल्सो फेमस फॉर बीइंग अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, करेक्ट, तो इसलिए ये फेमस है। ओके, चिली के बारे में एक आध कुछ खास बातें। चिली जो है, चिली इज बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, इट इज बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। सेकेंड वन, चिली में नाइट्रेट भी बहुत मिलता है, तो चिली इज ऑल्सो फेमस फॉर नाइट्रेट। किस लिए फेमस है ये? नाइट्रेट यहाँ पर मिलता है, तो नाइट्रेट के लिए फेमस है। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिल गई, करेक्ट। ओके, अच्छा, एक और ख़ास बात, लगभग, मैं कह रहा हूँ लगभग सारी की सारी कंट्रीज़ आप देखेंगे वो ब्राज़ील के साथ में उसका बॉर्डर लग ही रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सुरीनाम का बॉर्डर है, गुयाना का बॉर्डर है, वेनेजुएला का बॉर्डर है, कोलंबिया का बॉर्डर है, फिर उसके बाद पेरू का बॉर्डर है, बोलीविया का बॉर्डर है, पराग्वे का है, उरुग्वे का है, अर्जेंटीना का है। बट दो ऐसी कंट्रीज़ हैं, एक तो इक्वाडोर, दूसरी हमारी कौन सी है? चिली, जिसका बॉर्डर नहीं लगता है ब्राज़ील के साथ में। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि Ecuador and Chile, these are the two countries whose border does not touch with Brazil, करेक्ट। तो आपको ये याद रखना है। चिली हम लोगों ने कवर कर लिया। चिली के बाद हम लोग आते हैं अर्जेंटीना पे।
अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज ब्यूनस एयरेस. दिस वन, ब्यूनस एयरेस. ब्यूनस एयरेस इज सिचुएटेड ऑन पराना रिवर बेसिन. कहां पर लोकेटेड है ये? पराना रिवर बेसिन. पराना रिवर बेसिन में लोकेटेड है ये. ब्यूनस एयरेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस ऑफ साउथ अमेरिका. ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. विच ऑफ द सिटी इज नोन एज पेरिस ऑफ साउथ अमेरिका? तो पेरिस जितनी ही खूबसूरत है ब्यूनस एयरेस, इसी वजह से ब्यूनस एयरेस को कहते हैं पेरिस ऑफ साउथ अमेरिका. करेक्ट. अब 3 कंट्रीज हैं, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली. बोलीविया, ये वाला अर्जेंटीना एंड चिली. तो यहाँ पर मैं इसे दिखा देता हूँ, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली. ये तीनों कंट्रीज मिलकर के क्या बनाती हैं? दे मेक लिथियम ट्राइंगल. दे मेक लिथियम ट्राइंगल. ठीक है, तो याद रखना लिथियम ट्राइंगल में कौन सी 3 कंट्रीज आती हैं? बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना. ठीक है. क्यों ये लिथियम ट्राइंगल क्यों फेमस है? क्योंकि इन तीनों कंट्रीज में इस पर्टिकुलर जगह पे सबसे ज्यादा लिथियम मिलता है. लिथियम किसमें इस्तेमाल किया जाता है? बैटरी प्रोडक्शन में. जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं आमतौर पर अपने लैपटॉप पे, मोबाइल में, उसके प्रोडक्शन के लिए लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है. तो वो ज्यादातर यहीं से आता है. ठीक, ओके. अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कंट्री पे. नेक्स्ट कंट्री इज उरुग्वे. आपको अर्जेंटीना के पास ही दिखाई दे रहा होगा उरुग्वे. दिस वन, उरुग्वे. करेक्ट. उरुग्वे की कैपिटल क्या है? मॉन्टेविडियो इज द कैपिटल ऑफ उरुग्वे. क्या उरुग्वे लैंडलॉक्ड है? नहीं. ठीक, अभी हम लोग देखेंगे इसमें कौन सी 2 कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं. उरुग्वे के बाद हम लोग आते हैं पराग्वे पे. उरुग्वे के बाद आते हैं पराग्वे पे. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पराग्वे. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पराग्वे? द कैपिटल ऑफ पराग्वे इज असुनसियोन. असुनसियोन. द कैपिटल ऑफ पराग्वे इज असुनसियोन. पराग्वे इज अ लैंडलॉक कंट्री. साथ में कौन सी लैंडलॉक कंट्री है? बोलीविया. तो ये जो दोनों कंट्रीज हैं, पराग्वे एंड बोलीविया, दे बोथ आर लैंडलॉक्ड. दे बोथ आर लैंडलॉक्ड. तो इसको आपको नोट डाउन करना है. कौन सी 2 कंट्रीज हैं? बोलीविया एंड पराग्वे लैंडलॉक कंट्रीज हैं. ठीक, बाकी सारी कंट्रीज का कोस्ट जो है वो है उनके पास. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. पराग्वे के बाद में कैपिटल हम लोगों ने देख लिया था, लैंडलॉक देख लिया. अब हम लोग आते हैं लास्ट कंट्री पे एंड दैट इज ब्राज़ील. हम लोग डिस्कस करते हैं ब्राज़ील को. ब्राज़ील जो है उसकी कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया. ठीक है. ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जहां से हम लोग देखेंगे इक्वेटर भी होकर के जा रही है, साथ में हम लोग देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी होकर के जाती है. ठीक है. सो ब्राज़ील इज अ कंट्री वेयर 0 डिग्री पासेस एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा ये भी होकर के गुजरती है. तो आपको ये भी याद रखना है. ठीक है. ब्राज़ील हम लोगों ने देख लिया, कैपिटल इज ब्राज़ीलिया. अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ सिटीज की बात करते हैं इंपॉर्टेंट. तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी इज साओ पाउलो. साओ पाउलो. साओ पाउलो आप देख पा रहे होंगे, इट इज लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. यहां से देख रहे होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जा रहा है और इसी पर कौन सी सिटी लोकेटेड है? साओ पाउलो. साओ पाउलो क्यों फेमस है? इट इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन. इट इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन. अच्छा, कॉफी प्लांटेशन को क्या बोलते हैं ब्राजील में? उनको बोलते हैं फजेंडास. ये क्वेश्चन भी पीसीएस ने पहले पूछा हुआ, आयोग ने पूछा है. फजेंडा. ठीक है, फजेंडास. करेक्ट. साओ पोलो के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी हम लोग देखते हैं रियो डी जेनेरियो. आपको ठीक इसी के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, दिस वन, रियो डी जेनेरियो. रियो डी जेनेरियो क्यों फेमस है? बिकॉज इट इज, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर सिटी. इट इज ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ ब्राजील. मैनचेस्टर ऑफ ब्राजील. मैनचेस्टर क्यों फेमस था? बिकॉज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन. तो जहां कहीं भी कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है उसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ ईस्टर्न इंडिया कानपुर, और ब्राजील का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? रियो डी जेनेरियो को. ठीक, आगे बढ़ते हैं. इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कई बार आप देखेंगे आयोग ने पूछा हुआ है मैच द फॉलोइंग में, दैट इज कोपा कबाना बीच.
कोपाकाबाना बीच, तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है रियो डी जेनेरियो में। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में आपको यहां पर ऊपर की तरफ एक दिख रहा होगा, मनोस। मनोस इज अ सिटी लोकेटेड डीप इनसाइड अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। और आप देख रहे होंगे 0 डिग्री के क्योंकि पास में है, तो यहां पे किस तरीके की वेजिटेशन होगी? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन होने की वजह से यहां पर क्या होगा? वी हैव गुड रबर प्लांटेशन, गुड रबर प्लांटेशन। ठीक, तो मनोस इज फेमस फॉर रबर प्लांटेशन, रबर हार्वेस्टिंग। अब मनोस के पास में आपको यहां पे एक पोर्ट दिख रहा है होगा, दैट पोर्ट इज बेलम, BELEM, बेलम। ये जो बेलम पोर्ट है, इट इज अ रबर पोर्ट। रबर पोर्ट का मतलब क्या हो गया? यहां से रबर को एक्सपोर्ट किया जाता है, सो दैट्स व्हाई बेलम इज अ रबर पोर्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको यहां पर दिख रहा होगा रेसिफ, रेसिफ। ठीक, रेसिफ इज फेमस फॉर बीइंग अ शुगर पोर्ट, शुगर पोर्ट। ठीक है, रेसिफ इज शुगर पोर्ट, रेसिफ इज शुगर पोर्ट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कॉफी ट्राइंगल देखते हैं। कॉफी ट्राइंगल कहाँ है? जैसा कि हम लोगों ने देखा, साओ पोलो में क्या पैदावार सबसे ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा यहाँ पर पैदा होता है कॉफी। तो जो 3 सिटीज हैं यहाँ पर, एक तो साओ पोलो, फर्स्ट वन ये हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा? रियो डी जेनेरियो, और तीसरा हमारा हो गया सेंटोस। सेंटोस भी कहाँ पर लोकेटेड है? जस्ट यहाँ पर, इसमें दिया नहीं है बट यहीं पर लोकेटेड है सेंटोस। इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है? अ कॉफी ट्राइंगल इज फॉर्म। ठीक है, तो कॉफी ट्राइंगल की अगर आपसे सिटीज पूछ ली जाती है ब्राजील की, तो आप क्या बताएंगे? फर्स्ट वन साओ पोलो, फिर उसके बाद सेंटोस, देन उसके बाद रियो डी जेनेरियो। ये तीनों क्या बनाती हैं? कॉफी ट्राइंगल बनाती हैं। ठीक, सिमिलरली देयर इज वन सिटी इज आल्सो फेमस, दैट इज नेटल। नेटल भी शुगर केन प्रोडक्शन के लिए फेमस है, शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। करेक्ट। फिर देयर आर कराजास माइंस दैट आर लोकेटेड इन ब्राजील, तो इसको आप बस लिख लीजिए, कराजास आयरन ओर माइन, क्योंकि ये कई बार जो इसका मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, आयरन ओर माइन, एंड दे आर लोकेटेड इन ब्राजील, लोकेटेड इन ब्राजील। ठीक, ब्राजील नेटिव प्लेस ऑफ पीनट है, नेटिव प्लेस ऑफ पीनट। जैसे कि मक्का का नेटिव प्लेस क्या है? मैक्सिको। उसी तरीके से पीनट का नेटिव प्लेस क्या है? ब्राजील। कॉटन का क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी कई बार मैच द फॉलोइंग में आते हैं। देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बेलो होरिजोंटे। दिस इज एन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ ब्राजील। तो इसलिए ये फेमस है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रीजन है ब्राज़ील का। तो ये ब्राज़ील के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने सारी कंट्रीज को पढ़ लिया है। अब कंट्रीज के बाद हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी ओवरसीज टेरिटरीज हैं। ओवरसीज टेरिटरीज, तो द फर्स्ट वन इज फ्रेंच गुयाना। आप देख रहे होंगे फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना जो है वो ओवरसीज टेरिटरी है किसकी? फ्रांस की। करेक्ट। आपको यहां पर एक दिखाई दे रहा होगा काइन। सो काइन इज द मेन सिटी ऑफ फ्रेंच गुयाना। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ फ्रांस बट काइन जो है मेन सिटी है फ्रेंच गुयाना की। क्यों फेमस है? इट इज फेमस बिकॉज इट इज अ लॉन्चिंग पैड ऑफ EU फॉर स्पेस मिशन। तो लॉन्चिंग पैड ऑफ EU फॉर स्पेस मिशंस। तो स्पेस मिशंस के लिए ये लॉन्चिंग पैड का काम करता है। EU के जितने भी स्पेस मिशन होते हैं वो यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? आपको यहां पे नीचे दिखाई देगा फॉकलैंड आइलैंड। ये दिखाई दे रहा है आपको, फॉकलैंड आइलैंड्स, UK। सो पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, लेकिन किसके कंट्रोल में है ये UK के कंट्रोल में है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली साउथ जॉर्जिया, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ UK। ठीक है, ये दीज आर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज। करेक्ट।
आप लोगों को मैंने 2 होमवर्क, मतलब एक होमवर्क तो मैं दे चुका हूं कि ये ब्राजील वाला, एक और होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूं, और वो होमवर्क है गुयाना। कई सारी कंट्रीज के नाम के आप आगे देखेंगे कि गुयाना लगा होता है। तो ये गुयाना क्यों लगा होता है, इसका मीनिंग क्या है, आप लोगों को सर्च करना है, मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, वरना मैं नेक्स्ट क्लास से पहले आपको जरूर बताऊंगा। तो हम लोगों ने आज जो है वो पॉलिटिकल मैप कवर कर लिया है साउथ अमेरिका का, जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी रिवाइज करने को लेकर के। ठीक, नेक्स्ट कल हम लोग इसका फिजिकल खत्म कर लेंगे, और धीमे धीमे इसी तरीके से हम लोग सारे कॉन्टिनेंट्स को कवर कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो, ये सीरीज अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप अपने ग्रुप्स में भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पढ़ सकें इन वीडियोस के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।